बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को पढ़ लीजिए अच्छे से। ये आपके 20 इन्हीं में से 20 एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, क्लास में एंड तक बने रहिए और अच्छे से समझिए एक एक प्रश्न के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि CaCO3 CaO प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पहला विकल्प है। तो बच्चों, यह हमारी कौन सी अभिक्रिया है? यह है हमारी अपघटन अभिक्रिया है। बच्चों, कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया। मतलब अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब ये कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर हो गया है। फिर बच्चों लिखा हुआ है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लिखा हुआ है कि उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो देखिए, श्वसन जो है वो जीवित कोशिका में होती है। किसमें होती है? यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो जीवित कोशिका में होती है, जिसमें होता क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जो भोजन हमारा ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। बच्चों, क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। जो ऊर्जा मुक्त होगी तो हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊर्जा मुक्त होगी तो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये बच्चों कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर बच्चों देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बच्चों है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों देखिए, यह हमारी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि देखिए, जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की संयोजकता किससे? लोहे Fe से अधिक होती है, इसलिए यह लोहे को उसके यौगिक से, उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर देता है और खुद उसमें जुड़ जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया। किसका बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, आगे देखिए, लिखा हुआ है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो इसमें बच्चों AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है। किसका होता है? सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ठीक है, कभी कभी सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है। अगर ऑप्शन में सिल्वर ब्रोमाइड दे रखा तो उसका प्रयोग होता है। देखिए, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स के पैकेट में बच्चों अमोनिया गैस, कौन सी? नाइट्रोजन गैस। बच्चों सॉरी, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, जिससे कि वस्तु जल्दी खराब ना हो। बच्चों, जठर रस का पीएच मान, जठर रस का पीएच मान। तो ये जठर रस जो होता है बच्चों HCl अम्ल होता है। तो ये इसका पीएच मान जो होता है आपका, इसमें दे रखा है 1.2 और 7। तो इसका जो होता है 1.5 से 3.5 तक होता है। किसका? जठर रस का पीएच मान। ऑप्शन में 1.2 है तो ये भी लगा सकते हो, पर होता कितना है? 1.2 से 3.5। अगर ऑप्शन में 1.2 है तो ये वाला आंसर 1.2। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे देखिए। देखिए बच्चों, क्लास में जुड़ रही है अंत तक। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2026 के लिए, एग्जाम के लिए। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो देखो बच्चों, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7। जो 7 से कम होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, 7 हो गया। नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, तो बच्चों कॉपर सल्फेट इसका सूत्र होता है और 5 अणु जल होते हैं। कितने अणु जल के होते हैं? 5 अणु। तो देख लीजिए CuSO4 और 5 अणु जल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? नीला थोथा। फिर लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा का सूत्र निम्न में से कौन सा है? बेकिंग सोडा का,
तो बच्चों जो बेकिंग सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम Na, बाई का मतलब H, कार्बोनेट CO3, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाई कार्बोनेट। लिखा हुआ है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो बच्चों व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। CaOCl2। लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो देखिए बच्चों लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का क्या होता है? होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, आगे देखिए लिखा हुआ हीरा। हीरा और ग्रेफाइट में कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? कौन सी धातु जो है या कौन हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? तो लिखा हुआ है हीरा और ग्रेफाइट दोनों या ग्रेफाइट। तो बच्चों देखिए जो सुचालक होते हैं वे ही पदार्थ सुचालक होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। तो जो हमारा ग्रेफाइट होता है इसकी संरचना कैसी होती है? परतदार। कैसी होती है? तो परतदार संरचना होने के कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसी कारण ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है बच्चों। किसका सुचालक होता है? विद्युत का। अब देखिए लिखा हुआ निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक बच्चों, तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो देखिए बच्चों आयनिक यौगिक हमारा कौन सा है? इसमें दे रखा है NaCl, दे नहीं रखा है ऑप्शन में CO2। इसमें ऑप्शन पूरे देने रखे हैं, तो देखिए लिख लीजिए यहाँ पर NaCl। बच्चों देखो आयनिक जो यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक NaCl है। इसमें Na का जो प्लस है और Cl माइनस, तो ये आयनिक यौगिक हो गए। क्या हो गए? आयनिक यौगिक। जबकि ये CH4 है बच्चों, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर CH4। तो जो CH4 है ये सहसंयोजी बंध बनाता है। कैसा बनाता है? सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक यौगिक क्या होता है, तो NaCl होता है, CaCl2 होता है, CaCl2। ये हमारे क्या होते हैं? आयनिक यौगिक। और ये मेथेन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, इसलिए ये सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्लास में बने रहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को किया गया है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक ही एक। और हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों को सम्मिलित किया गया है, तीनों प्रश्नों के लिए, तीनों। ठीक है, अच्छे से देखिए। देखो 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? किससे? 1 ग्राम सोने से। तो अगर बच्चों देखो सोना सबसे तन्य धातु होती है, सोने को हम मतलब तन्य धातु मानते हैं, ये सबसे लंबी मतलब इससे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो लिखा है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे, कितने बच्चों? 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कौन सी धातु का दहन? कौन सी धातु का दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है? कौन सी धातु का दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है? तो बच्चों वो हमारी धातु जो है वो है हमारी Mg, मैग्नीशियम। कौन सी है बच्चों? मैग्नीशियम। ठीक है, लिखा हुआ है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो बच्चों कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, यह सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ब्यूटेनॉन। नॉन बच्चों, नॉन जो क्रियात्मक समूह होता है जिसमें भी नॉन आ जाए, तो हमारा जो ये नॉन होता है जो एंड में जुड़ा हो नॉन, तो इसका मतलब होता है कीटोन। क्या होता है? कीटोन। और जो कीटोन का होता है क्रियात्मक समूह वो हमारा ये है कीटोन। ये हमारा बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है क्रियात्मक समूह। ये हमारा एल्डिहाइड है। किसका है बच्चों? एल्डिहाइड। और ये हमारा एल्कोहल बच्चों किसका है? एल्कोहल का। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है? ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह CO। क्या है बच्चों? CO। आगे देखिए, निम्न में से सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक आज बच्चों पीछे हमने किया था, उसमें आयनिक पूछ रहा था, इसमें सहसंयोजी पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए अच्छे से। देखो जो CH4 है इसी को बोलते हैं हम सहसंयोजी यौगिक, क्योंकि ये कार्बन जो होता है इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी।
और जबकि NaCl और Cl और CaCl2 ये हमारे दोनों क्या हैं, ये हमारे आयनिक हैं। क्या है बच्चों, आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, ये आयनिक यौगिक। और CH4 सहसंयोजी यौगिक है। देखिए आगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बच्चों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 ये हमारा किसका है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। लिखा है C2H6 का IUPAC नेम, C2H6 का IUPAC नेम। अच्छा चलो देखिए जरा, देखो C, अब देखो H कितने हैं, 6 हैं, कितने हैं, तो देखो पूरे हो गए। देखो 4 से संयुक्तता। अब अपने आप देखिए, जब एक बंद होता है, कार्बन कार्बन के साथ में एक बंद से जुड़ा होता है, तो वो एल्केन समूह होता है। क्या होता है, एल्केन समूह। तो C1 और 2, तो 2 C हो गए, तो एथेन किसका होता है, ये एथेन का बच्चों, किसका होता है ये। अगर आपसे कोई पूछे तो किसका होगा, ये एथेन का बच्चों। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर ऑप्शन में एथेन। ठीक है बच्चों, किसका होता है ये, एथेन का। कोई पूछे कि C6 व C2H6 का IUPAC नेम क्या है, तो इसका एथेन होता है। क्या होता है बच्चों, एथेन। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, क्लास में एंड तक बने रहिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों करवाया जा रहा है। देखिए यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपके 20 प्रश्न आ जाएंगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न लिखा हुआ है, एलाई विकर्ण संबंध दर्शाता है। हम आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं अच्छे से चीज़ों के लिए, ये आपके अति लघु में और लघु में भी काम आएंगे। देखिए एलाई विकर्ण का संबंध दर्शाता है, तो देखिए बच्चों जो एलाई विकर्ण है इसका जो संबंध दर्शाता है, देखो क्योंकि ये आवर्त सारणी में जो एलाई है ये मैग्नीशियम के साथ होता है बच्चों। किसके साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ। क्योंकि ये आवर्त सारणी में एक दूसरे से जो एक दूसरे हैं और तीसरे आवर्त में एक दूसरे, ये जो है एलाई और Mg आवर्त सारणी के एक दूसरे और तीसरे आवर्त में तिरछे रूप से सटे तत्व हैं। तीसरे रूप में क्या है, सटे तत्व हैं। इन दोनों तत्वों की जो आयनिक त्रिज्या होती है, किनकी, एलाई की और Mg की, जो लिथियम है और मैग्नीशियम की, जो आयनिक त्रिज्याएं और विद्युत ऋणात्मकताएं कम और लगभग समान होती हैं। कम और लगभग समान होती हैं बच्चों। इनकी जो आयनिक त्रिज्या होती है कैसी होती है, कम और लगभग समान होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, समानताएं प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है बच्चों, जो एलाई विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे, तो मैग्नीशियम के साथ। ओके, आगे देखिए लिखा हुआ है कि बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। तो बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्व बच्चों कौन से होते हैं, अधातु। क्या होते हैं, अधातु। देखिए बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या। तो बच्चों देखो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर एक नया इलेक्ट्रॉनिक कोष मतलब सेल जुड़ जाता है, एक नया इलेक्ट्रॉनिक कोष सेल जुड़ जाता है, जिससे कोषों की संख्या में क्या होती है, मतलब वृद्धि हो जाती है। कोषों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि। ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक सेल जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, इसके कोषों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। 25वां क्वेश्चन देखिए, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर बच्चों कहाँ से, बाएं से दाएं ओर जाने पर कोषों की संख्या। देखिए एक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की उसी ऊर्जा में कोष या सेल, ऊर्जा कोष या सेल में जुड़ते हैं, इसलिए कोषों की संख्या कैसी रहती है, स्थिर रहती है। कैसी रहती है बच्चों, स्थिर। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो कैसी रहती है, स्थिर। बच्चों ये आपकी केमिस्ट्री की थे, 25 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सब अच्छे से। अब देखिए जीव विज्ञान क्वेश्चन, किनको बच्चों, देखिए जीव विज्ञान। देखो 26वां लिखा हुआ है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन आपको पता है बच्चों, जो वाष्प उत्सर्जन वो किस में होता है, पत्ती से। किसमें बच्चों, पत्ती से। लिखा हुआ हृदय का औसतन रक्तदाब होता है, हृदय का औसतन रक्तदाब होता है तो 120 से 80, ठीक है, 120 से 80, 120 और 80 ये हृदय का औसत रक्तदाब है, हृदय का औसत रक्त। ठीक है, आगे देखिए बच्चों 28 लिखा हुआ है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिए बच्चों जल का वहन किसका वहन करता है, जल का वहन ऊतकों जड़ों से पौधों के अन्य भाग, जो पौधों के जो अन्य भाग होते हैं, पौधों के अन्य भाग विशेषकर पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों के
घुले हुए खनिजों के या वहन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होता है कौन? जाइलम। तो बच्चों जल का वहन करता है, किसका वहन? जल का। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे, देखिए बच्चों 29वां क्वेश्चन लिखा हुआ है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो बच्चों मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो हमारी यकृत है बच्चों। लीवर, लगभग इसका जो वजन होता है वो 1.5 किलोग्राम का होता है बच्चों। तो सबसे कौन सी है? ये यकृत। लिखा हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी वे चीजें होती है जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो और स्वयं भोजन क्या प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे। तो जिनमें क्या होता है? जिनमें क्लोरोफिल, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। ऑप्शन उत्सर्जन, श्वसन में, पाचन में और वृद्धि में। तो देखिए बच्चों हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो फेफड़ों में शरीर के बाकी सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके? ऑक्सीजन बच्चों O2 के परिवहन में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो श्वसन क्रिया का एक अभिन्न अंग है। किसका है बच्चों? श्वसन क्रिया का। यह किसका अभिन्न अंग है? श्वसन क्रिया का अभिन्न अंग है। ओके, आगे देखिए शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो देखिए बच्चों तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों से होता है। तो देखिए बच्चों इनमें जो ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों से होता है बच्चों। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? दोनों के द्वारा, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र में। ठीक है, लिखा हुआ है बच्चों निम्नलिखित में से पादप हार्मोन्स है। जो पादप हार्मोन्स कौन से हैं? तो बच्चों देखिए पादप हार्मोन्स जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिक, ये तीनों के तीनों जो हमारे हैं ये पादप हार्मोन्स है बच्चों। कैसे पादप है? देखो जिब्रेलिन, ऑक्सिन और बच्चों कौन सा है? एब्सिक। ये तीनों के तीनों क्या है? पादप हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र किसको माना जाता है बच्चों? मेडुला को। किसको? मेडुला को। और ये जो ठीक है मेडुला को। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बच्चों आप सबको पता है कितने? 23 जोड़े, जिनमें 22 जोड़ी जो जोड़े होते हैं। कितने जोड़ी? 22 जोड़ी। ये पुरुष मेल और फीमेल दोनों में कैसे होते हैं? समान। मेल और फीमेल में कैसे होते हैं? समान। दोनों में समान होते हैं, जिनको ऑटोसोम्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो बचा बच्चों कितना? एक जोड़ा। कितना? एक जोड़ा। इसको सेक्स बच्चों लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। ओके, देखिए आगे। तो टोटल अगर पूछे मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं? 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, आगे देखिए बच्चों देखिए बच्चों मानव मादा के कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? जो मानव मादा जनन तंत्र है उसका कौन भाग नहीं है? किसका बच्चों? मादा का। ध्यान दीजिए, देखो जो मादा होती है जिसमें अंडाशय, क्या होता है बच्चों? अंडाशय, गर्भाशय, ये जो डिंडवाहिनी होती हैं ये सब के सब किसकी है? महिला के हैं। ठीक है, अंडाशय, गर्भाशय और डिंडवाहिनी होती है, ये डिंडवाहिनी। जबकि जो शुक्रवाहिका है ये किसका? ये नर। शुक्रवाहिका किसका होता है? नर जनतंत्र का होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों मादा में निषेचन कहाँ होता है? मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में या फिर योनि में। तो बच्चों जो होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है, जिसको डिंडवाहिनी भी कहते हैं। अंडाणु व शुक्राणु मिलते हैं और गर्भाशय का वह भाग जहां निषेचन की क्रिया होती है बच्चों, या फिर निषेचन के बाद भ्रूण का रोपण होता है, उसको बच्चों क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गर्भाशय। ठीक है, तो फैलोपियन नलिका में। बच्चों आगे लिखा हुआ है 38वां क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग जो किया था वो बच्चों मटर के पौधे पर किया था। किसके? मटर के पौधों पर। आगे देखिए मेंडल ने मटर के कितने गुणसूत्रों का अध्ययन किया? कितने गुणसूत्रों का? तो मेंडल साहब जो थे उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 बच्चों कितने? 7 का किया था। कितने का बच्चों? 7 का। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक द्विसंकर का दर्श रूप है। एक द्विसंकर का दर्श
रूप है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन जो हमारा है 9:3:3:1। तो ठीक है, ये हमारा है बच्चों ऑप्शन। ठीक, ये द्वि संग्रह दर्श रूप। लिखा हुआ है कि मेंडल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, वियना विश्वविद्यालय और पेरिस विश्वविद्यालय। तो इसका बच्चों ऑप्शन सही है वियना विश्वविद्यालय। कहाँ से किया था? वियना विश्वविद्यालय से। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो बच्चों चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ स्पीच, देखो बच्चों पुस्तक का नाम है देखो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी पुस्तक है। इसमें उन्होंने समझाया कि डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, देखिए लिखा हुआ है कि मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? तो मेंडल के जो प्रयोग थे उनमें 7 उन्होंने प्रयोग किए थे, लक्षण बताए थे, जिसमें लंबा तना और झुर्रीदार। ऑप्शन कौन सा सही है? लंबा तना और झुर्रीदार। पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग है। तो बच्चों पुष्प का जनन अंग जो है वो पुंकेसर एवं स्त्री केसर। पुंकेसर मनुष्य मतलब मादा पुष्प में होता है और स्त्री केसर ये जनन भाग है, मतलब स्त्री भाग है। आगे देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल। तो बच्चों ये कहना है कौन सी सही होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आप सभी जानते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर लिखा हुआ 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये सभी के सब देखो, ये वाला भी गलत है बच्चों, ये वाला भी गलत है, जबकि ये वाला सही है। ठीक है, आगे देखिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो दाढ़ी बनाने के लिए जो होता है वो हमारा कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। बच्चों किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, जिससे क्या होता है? प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो बच्चों मिट्टी है, मिट्टी से नहीं बनेगा, मिट्टी उपयोगी नहीं है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो बच्चों है वो आर होती है। आर आपको कितनी रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी निकालनी है, फोकस। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? आधी। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20। तो फोकस दूरी कितनी होगी? आधी। तो एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन ये हो गया। हीरा का अपवर्तनांक होता है बच्चों कितना? हीरा का अपवर्तनांक। तो हीरे का अपवर्तनांक बच्चों होता है, इसमें ऑप्शन नहीं रखा, ऑप्शन यहाँ पर एक और ये कर लीजिए सी, 2.42। तो सब यही बच्चों है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। और प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक अपवर्तनांक इसी का होता है। ओके, हीरे का 2.42। ठीक है, ध्यान रखिए अच्छे से। देखो बच्चों देखिए जो अच्छे से क्लास बने रहिए, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करवाया गया एक एक के लिए। देखिए दर्पण के फोकस बिंदु का मात्रक। तो बच्चों दर्पण का जो मुख्य फोकस मतलब फोकस बिंदु होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। फोकस दूरी का होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए प्रकाश के किस घटना के कारण, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो देखिए बच्चों ये है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। जो हमारे वायुमंडल होते हैं उनमें मेरे वायु कण होते हैं, जिससे टकराकर क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है सभी माध्यमों में, पूरे वायुमंडल में, जिससे सबसे ज्यादा जो विवर्तन होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो रंग फैलता है वो कौन सा होता है? नीला रंग। तो इसलिए बैगनी और नीला, तो इस तरीके से ये प्रकीर्णन इसी कारण होता है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। कितनी डायोप्टर है? 2 डायोप्टर। तो P बराबर प्लस 2 डायोप्टर। तो उसकी फोकस दूरी निकालिए। बच्चों आप जानते हैं, देखो आंसर दे रखा है सेंटीमीटर मीटर में। तो F बराबर जो हम निकालेंगे, F बराबर सेंटीमीटर में, चलो निकाल लीजिए। सूत्र होता है 100/P। तो 100, P का मान कितना है? 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 50। तो बच्चों प्लस के 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में देखिए यहीं पर है, हाँ है, ये प्लस के 50 सेंटीमीटर। जब कभी भी आपको सेंटीमीटर में निकालनी है फोकस दूरी तो 100/P रख देना है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश गुजारने पर अधिकतम विचलन किस रंग का होता है? अधिकतम विचलन तो बच्चों आप सभी जानते हैं विबग्योर से, विबग्योर। तो किससे होता है? बैगनी का। किसका बच्चों?
बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के बच्चों दृष्टि पटल, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बच्चों बोलते हैं? रेटिना। हमारे जो मानव नेत्र होता है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बच्चों। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। कैसा बनता है? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। ओके, आगे लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे हमने आप लोगों को बता रखा है, ट्रिक भी बहुत देखो, निकट मतलब निकट में छोटा बड़ा में पहले क्या आता है? तो आ आता है, तो निकट में आ गया तो इसका मतलब अवतल, और मतलब दूर दृष्टि दोष में दा बाद में आता है तो उसमें उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए प्रयोग होता है। सॉरी बच्चों, लेंस के लिए। ठीक है, अवतल लेंस। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति के लिए वहां वायु होती नहीं है, जिसके कारण वहां पर कोई घटना नहीं घटित होती है, जिससे प्रकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला। कैसा बच्चों? काला। ठीक है, आगे देखिए, देखिए बच्चों लिखा हुआ है जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली क्या होती है? बच्चों जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है अधिक मात्रा में तो हमारी पुतली क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी। लिखा हुआ है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो बच्चों समझिए बहुत अच्छे से, विद्युत प्रतिरोधकता किसी सामग्री का एक आंतरिक गुण होता है। क्या होता है? आंतरिक गुण होता है जो केवल उसकी प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसकी प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो ध्यान रखिए बच्चों, किस पर निर्भर करता है? विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो चालक की प्रकृति पर। ओके, विद्युत शक्ति का मात्रक, तो बच्चों आप सभी जानते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट। P बराबर, ठीक, P बराबर BI होता है, जिससे विद्युत शक्ति होती है, इसको शक्ति बोलते हैं। P बराबर तो वाट होता है। ओके, विभवांतर मापने वाले यंत्र को बच्चों क्या कहते हैं? अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों वोल्ट मीटर क्या कहते हैं? अब लिखा हुआ बिजली का फ्यूज तार बनाया जाता है। तो बिजली का फ्यूज तार बच्चों बनाया जाता है कम गलनांक वाले जो होते हैं, तांबे और टीन दोनों से। इंपॉर्टेंट बच्चों सवाल थे सभी के सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे बच्चों। देखने के लिए क्लास को धन्यवाद। ओके, बाय बच्चों।